students, welcome back to your mathematics class. I'm your math educator Shabnam Gauri and today we are going to start another chapter of your class 10th maths and the name of the chapter is some application of trigonometry. See my dear students, last class में हमने trigonometry chapter complete किया था जहां मैंने आपको ये छोटा सा आइडिया दिया था कि trigonometry का यूज कैसे होता है. अब हमारी डे टू डे लाइफ में trigonometry के क्वेश्चंस कैसे आते हैं या some application of trigonometry इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में हम बेसिक पढ़ने क्या वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए आपको ये 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए कि क्या होता है यार. ये 4 कीवर्ड्स भी आप इसको बोल सकते हैं. पहला कीवर्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है. हॉरिजॉन्टल लाइन तो बेसिकली हम सबको पता है क्या होता है, बट हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या यूज है, किस तरह ये वर्क करती है, ये हम सीखेंगे. तो अगर आपको ये सब चीजें, ये चारों कीवर्ड अच्छे से समझ में आ गए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है और ये बात हमको अच्छे से पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे कौन से ट्राइंगल पे बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे. तो कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं, हमें सिर्फ क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है. तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक बिल्डिंग. देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा. मान लीजिए ये आपका घर है और ये घर की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की क्या है, बालकनी है ना. सपोज करना भाई ये बिल्डिंग की क्या है, बालकनी है और बालकनी पे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, एक बालक खड़ा है. ठीक है, ये बालक खड़ा है, इसके हाथ भी बना देते हैं. ये बालक खड़ा है, क्लियर है. ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में यहाँ पर एक बालक खड़ा है. ठीक है, अब बिल्डिंग के समानांतर एक लाइन है, ये गार्डन है. या बिल्डिंग के बाहर ये क्या है, एक गार्डन है. ठीक है, वैसे गार्डन घास ग्रीन होती है पर हम येलो बना रहे. यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है. ध्यान से देखना. ठीक है, अब देखो ये फ्लावर लगा हुआ है और ऊपर क्या हो रहा है, एक कौवा उड़ रहा है. ये क्या है, एक कौवा मान लो या कुछ भी मान लो, ये चिड़िया मान लो. ये कौवा उड़ रहा है या आप पतंग भी देख सकते हो. अब हम देखते हैं कौवा उड़ रहा है. ठीक है, ये कौवा उड़ रहा है. तो क्या करता है बालक, ये बालक यहाँ से इस कौवे को देखता है, उड़ते हुए कौवे को देख रहा है. कहाँ से, अब ये इस बालक की आंखें, इस आंखों से ये क्या देख रहा है, कौवे को देख रहा है. तो आंखों और कौवे के बीच जो लाइन बनती है, या हम अपनी आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम अपनी आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों और उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. हमारी आंखों से हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट ऊपर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो हमारी आंखों और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. क्लियर? अब हमारी आंखों के समानांतर भी एक लाइन होती है. इस तरह से हमारी आंखों के समानांतर भी एक लाइन होती है, इस तरह से. एक तो मैंने ऊपर देखा तो एक लाइन मेरी ये से बनी, एक मैंने सामने देखा तो एक लाइन मेरी ये बनी. इस समानांतर लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. यानी कि हमारी आंखों के समानांतर जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. हम आंखों से जिस वस्तु को देखेंगे उसके बीच जो हमारी लाइन बनेगी वो हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाती है. इसी तरह अगर बालक नीचे गार्डन में रखे फ्लावर को देखता है तो उसकी आंखों और फ्लावर के बीच जो लाइन बनी उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. अगेन उसके समानांतर जो लाइन बनी उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. यहां तक बात समझ में आई आपको? मैंने आपको 2 कीवर्ड्स बताए. पहला कीवर्ड था लाइन ऑफ साइट और दूसरा कीवर्ड मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन. यहां तक आप सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हमें बाकी के 2 कीवर्ड सीखने हैं. हमारी आंखों हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर की तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो जो एंगल बनता है ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव अगर कोई एंगल बनता है तो मान लीजिए ये एंगल कौन सा बना, थीटा. तो इसके बीच बना हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ऊपर की तरफ यानी कि
हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव अगर कोई एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो अगर कोई एंगल बनता है तो हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बस यही इतनी सी चीजें इस पूरे चैप्टर में। क्या? इस पूरे चैप्टर में ये 4 कीवर्ड्स ही हैं और कुछ भी नहीं है, और हमारा पूरा चैप्टर इजी होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ऊपर की तरफ एंगल बनता है, अबव, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव अगर कोई एंगल बनता है तो वो मेरा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। और फिर ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, और इसके सामने हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया। ये मेरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर? ये मेरा फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी, उसके नीचे की तरफ अगर एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, वो मेरा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्लियर है? अब थीटा के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। क्लियर है? और ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। क्लियर? तो आपको अगर क्वेश्चन में ये पता लगाना आ गया कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और एंगल से आप हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर लोगे, तो फिर आपसे कुछ भी पूछ ले आप इजीली कर लोगे। तो मुझे यहाँ पे इस चैप्टर का जो बेसिक आपको बताना था कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे इस चैप्टर को हम किसके थ्रू करेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे वैसे वैसे हमारा चैप्टर ब्रशन अप होता जाएगा। इसके पहले मैं कुछ आपको लाइंस पढ़ देती हूँ। द लाइन ऑफ साइट is the line drawn from the eye of an observer to the point of the object। मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ऑब्जर्वर की आंखों से जो उस ऑब्जेक्ट को देखता है उसके बीच की जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है? लाइन ऑफ साइट होती है। वही यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? क्या लिखा हुआ है? ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट being viewed is the angle formed by the line of sight and horizontal line। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो क्या हो? When it is above the horizontal level। अगर वो हॉरिजॉन्टल लेवल के अबव हो तो वो क्या कहलाता है? उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal line when it is below the horizontal line। horizontal line के नीचे हो। in that case when it's lower our head, अगर हम अपने सर को नीचे झुका के देखेंगे तो क्या कहलाएगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही मैंने आपको बताया था। यही इस थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, हम क्वेश्चन से इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? एक टावर है, हम एक टावर बना लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 100√3 मीटर है। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट इज टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे। अब देखो ये क्या बोल रहा है? इस टावर से 100 मीटर अवे, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के फुट से टॉप, टावर के टॉप पर क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा वैसा किया। क्या कहा क्वेश्चन ने? अ टावर इज 100√3 मीटर। तो मैंने टावर बना दिया। ये मेरा क्या है? एक टावर है। ये मेरा क्या है? टावर है। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये एंगल यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। इफ इट इज टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। टावर के फुट से 100 मीटर अवे कोई पॉइंट है,
वहां से हम टावर के टॉप को जब देखते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? डायग्राम बना लिया। हमेशा कौन सा डायग्राम बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसको नाम भी दे देते हैं ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनियस और ये मेरा बेस। वैसे मुझे अब इस लेवल पे आके आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब आ गया होगा। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है हाइट ऑफ टावर, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितना है? 100√3 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू फुट ऑफ टावर, यानी कि टावर के फुट से एक पॉइंट की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है? 100 मीटर गिवन है। क्लियर है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो मान लिया हमने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? थीटा है। अब हमें क्या पता है? वी नो दैट ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमें क्या पता है? हमें किस किस की वैल्यू गिवन है? परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है। अगर भूल गए हो तो यहाँ लिख लो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। हमें किस किस की वैल्यू गिवन है? परपेंडिकुलर की और बेस की। तो P/B का रेशियो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ये हमारा क्या होता है? साइन cos tan। ये हमारा क्या होता है? tan। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको? अब हमारे पास परपेंडिकुलर, तो आप कैसे लिखोगे? BC अपॉन बेस AB, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, ऐसे P अपॉन ये नहीं। हमें क्या पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है? 100√3। बेस की वैल्यू कितनी गिवन है? 100। 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा बराबर आपके पास कितना बचा? √3। अब ये उसी लेवल पे आ गए हम प्रीवियस चैप्टर में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है। तो क्या हम इसको 60 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं? तो थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्या मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन ही फाइंड आउट करना था? बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे? सो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आपको बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे या डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन किया है हमने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल भी हम क्या करेंगे? अप करते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? यहाँ पे इस क्वेश्चन का डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? हम अब क्वेश्चन रीड करेंगे। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये टावर आप सभी को दिखाई दे रहा है। ये ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड है, यानी कि इस तरह से स्टैंड है। ऑलरेडी यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है C। अगर आपको नहीं विजिबल है तो मैं लिख देती हूँ, ग्राउंड पे यहाँ पे एक पॉइंट है C which is 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। वो पॉइंट C कितनी मीटर दूर है? 15 मीटर दूर है टावर के फुट से। यानी कि टावर के फुट पे भी हमने एक पॉइंट बना दिया B, जो कितने मीटर दूर है? 15 मीटर दूर है। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब आपको गिवन है, कितना गिवन है कि भाई जो टावर के टॉप से ग्राउंड के फुट पर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि इस टावर की क्या फाइंड आउट करनी है आपको? हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये क्या बना? ये हमारी हाइट ऑफ टावर हुआ। ये क्या बन गया? मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको हमने नेम भी दे दिया A, B और C। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ टावर। तो हमने क्या लिखा? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमारी क्या हो गई? AB। हाइट ऑफ टावर हमारी क्या है? AB। ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। और आपको क्या गिवन है? BC। BC आपको कितना गिवन है? 15 मीटर गिवन है। अब आपको क्या क्या गिवन है? देखो, आपको बेस गिवन है,
आपको एंगल गिवन है और आपको क्या करना है, ये निकालना है। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। सो हमें वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, मैं आपके लिए वापस लिख रही हूं, वैसे आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, अपॉन बेस, एग्जामिनर को ये बात पता है, ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री के बराबर परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AB है, जो कि क्या है, हाइट ऑफ टावर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। बेस आपका कितना है, 15 है, क्लियर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है, इज इक्वल टू AB अपॉन 15, क्लियर। तो AB बराबर कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15√3 मीटर, तो आपके पास AB आ गया। क्या ये AB ही हाइट ऑफ टावर है, बिल्कुल है। सो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, और अगर आप √3 की वैल्यू लिखेंगे 1.7 समथिंग मल्टीप्लाई करके, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। कब तक, जब अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में ही दे दे कि √3 की वैल्यू लिखो 1.739 ऐसे दे दिए, तो फिर आप मल्टीप्लाई करके लिखना, अदरवाइज आप यहां तक भी आंसर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी डिविजन में। A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. अब देखो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर पर, यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर पर क्या उड़ रही है, काइट उड़ रही है। ये मैंने क्या बना दी, काइट बना दी, क्लियर है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point. अब देखो मैंने क्या किया, कभी कभी हम पतंग उड़ाते थे बचपन में, तो हम उड़ा देते थे, तो कभी कभी क्या करते थे, उसकी डोर को ऐसे बांध देते थे ना, ताकि वो टिकी रहे। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को, यहाँ ये उड़ रही है ना, ये देखो मैंने इसको एक पॉइंट पे इस तरह से टाई कर दिया, क्लियर है, ये इस तरह से टाई कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड है ये कितने डिग्री का है, आपको गिवन है कि भाई ये 60 डिग्री का है। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं सिर्फ वो कर रही हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग की क्या फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, और आपको क्या बोल रहा है, देयर इज नो स्लैक, यानी कि इसके बीच कोई गिठाने या कोई मुड़ी भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। ये हमारी काइट 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, क्लियर। अब देखो आपको एंगल गिवन है, अब ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना गिवन है बच्चों, 60 डिग्री गिवन है, तो आप लिख लो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आपको हाइट दे रखी है, तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 मीटर दिया हुआ है। आपको स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, AC, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास एंगल है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या हो गया, 90 के सामने, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस हो गया। यानी कि हमें एंगल कौन सा लेना है, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हो। तो अगेन अगर अभी तक भी नहीं आए तो पंडित बद्री प्रसाद जी को बुला लो, वो हर बोलेंगे तभी काम होगा। कौन कौन सा गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो किस में होता है, साइन में होता है। किस में होता है, साइन। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है, सबको पता है। थीटा की वैल्यू लिख दो, कितनी है, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, BC। हाइपोटेनियस कितना है, AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आपको ये वैल्यूज याद हो गई होंगी। BC हमको कितना गिवन है, 60 गिवन है, और AC हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू 60 × 2/√3। जब भी इस तरह की वैल्यू आए तो क्लास 9 में हमने फर्स्ट चैप्टर में रैशनलाइजेशन पढ़ा था, कभी भी अंडररूट में हम ऐसे √3 नहीं आने देते। तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 से कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा।
तो यहाँ पे 120√3/3, ये 3 से कितने टाइम्स कर गया 40 टाइम। तो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 40√3 मीटर। कितनी आ गई, तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे जगह, therefore length of string is 40√3 मीटर। क्या आ गई आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिल्कुल आ गई। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे जैसे हम जा रहे हैं हमारा लेवल अप होता जा रहा है। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा स्टार मार्कर क्वेश्चन है ये। अ ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ये रिवर है और इसके ऊपर से क्या जा रहा है, ब्रिज जा रहा है, और इस तरह से जा रहा है कि वो कौन सा एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना है विद द रिवर बैंक यानी कि रिवर के किनारे से वो जो ब्रिज इस तरह से इंक्लाइन है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, ब्रिज की लेंथ आपको गिवन है कितनी है 150 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमारी रिवर है, ये रिवर का एक छोर एक बैंक और ये दूसरा बैंक, यानी कि ये हमारी क्या है रिवर की विड्थ है। अब आपको ये एंगल भी गिवन है, ये विड्थ आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी। तो मैं इस तरह से डायग्राम में ये विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। आपको ये ब्रिज का क्या दिया हुआ है लेंथ दी हुई है, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। आपको एंगल भी दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, देखो मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है ये ए, ये बी और ये सी। आपको क्या फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रिवर। तो हम बोलते हैं लेट विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर हमारी कितनी है बीसी है। ठीक है, और लेंथ ऑफ ब्रिज आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 150 मीटर दिया हुआ है, दैट इज AC, AC इज इक्वल टू 150 मीटर आपको दिया। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये एंगल है तो एंगल के अब सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस हो गया। आपको क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, एंगल दिया हुआ है। सो हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है, सो वी नो दैट कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो किसमें होता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है जो कि है BC, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। साइन में 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, BC हमको क्या दिया हुआ है फाइंड आउट करना है, नहीं दिया हुआ है, और AC कितना है हमारा 150 मीटर है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 150/√2। अब मैंने अभी अभी क्वेश्चन बताया था कि हम क्या कर देंगे इसको रैशनलाइज, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 क्या हो जाता है 2 और 2 से ये कट जाएगा 75√2 मीटर। तो हमारी विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आ गई बच्चों 75√2 मीटर हमारी रिवर की क्या आ गई विड्थ। तो आप लिख सकते हैं, यहां लिख रही हूं मैं, therefore width of the river is 75√2 मीटर। क्लियर हुआ आपको यहां तक? ये हमने क्या निकाल ली रिवर की विड्थ निकाल ली। क्लियर है? तो एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन को। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम टावर। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये मैंने एक प्यारा सा ऑब्जर्वर बना दिया जो कि इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है भाई। अब ये ऑब्जर्वर से 28.5 मीटर की दूरी पर एक क्या है टावर है, एक क्या है टावर है। ये मैंने एक टावर बना दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज। अब देखो इसकी आई, ये इसकी आंखें और ये इसके, यहाँ इसकी आंखों और इसके बीच का जो एंगल, अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगी, तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ध्यान से देखना, ये एंगल आपको 45, इसकी आंखों से टावर के टॉप का, नीचे से नहीं, इसके फुट से नहीं बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखो ये हमने रॉ डायग्राम बनाया है, अब इससे हम हमारा फाइन डायग्राम बनेंगे। ये हमारा कौन सा डायग्राम है? रॉ डायग्राम है, ये रो। अब इससे हमारा फाइन डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज, ये मैंने हाइट मान ली और ये मैंने मान लिया ऑब्जर्वर। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर इस ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट है। क्लियर? अब इसकी आंखों से ये टावर के टॉप को देख रहा है, यहाँ पे भी एक लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको ये एक हमारा फाइन डायग्राम बना और आपको ये एंगल कितना गिवन है? 45 डिग्री गिवन। ये लाइन 1.5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 1.5 मीटर ही होगी। क्लियर है? आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आपने इसको क्या मान लिया? कैपिटल एच। लेट द हाइट ऑफ टावर इज कैपिटल एच। क्या मान लिया हमने? कैपिटल एच मान लिया। क्लियर हुआ यहां तक? अब आपको क्या क्या गिवन है? आपको ये गिवन है, इसकी हाइट गिवन है तो ये हाइट आ गई। आपको ये गिवन नहीं है तो देखो यहाँ पे, और आपको ये डिस्टेंस भी गिवन है, ये 28.5 मीटर है, सो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर हो जाएगी। क्लियर हुआ? आपको क्या निकालना है? ये वैल्यू निकालनी है। सो आप कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल, यहां पे भी इसको दे दो पॉइंट पी, पी सी डी, इन ट्रायंगल पी सी डी। अब देखो आपके पास बेस है, क्लियर है, आपके पास एंगल है और ये वैल्यू परपेंडिकुलर निकालना है आपको। इन ट्रायंगल बीसी तो क्या बोलोगे आप? सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? डीसी है, क्योंकि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? पीसीडी की बात, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो डीसी अपॉन बेस हमारा कितना हो गया? पीसी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, डीसी हमें फाइंड आउट करना है और पीसी हमारा कितना है? 28.5। तो यहां से डीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 मीटर आ गई, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 28.5। पर हमें हाइट निकालनी है टावर की, और हाइट ऑफ द टावर क्या है? कैपिटल एच। अब हाइट ऑफ टावर कैसे निकालोगे आप? हाइट ऑफ टावर कितनी है आपकी? बीडी। और बीडी बराबर कैसे निकालोगे आप? बीसी प्लस डीसी, ऐसे निकलेगी भाई। बीडी बराबर क्या है? बीसी प्लस डीसी, और बीसी हमारा कितना है? 1.5। डीसी हमने कितना निकाल लिया? 28.5। तो ये हमारा कितना आ गया? 30 मीटर। सो आपकी हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? 30 मीटर। तो आप यहां लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। कितनी आ गई? 30 मीटर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उससे एक रॉ डायग्राम बनाओ, फिर आपका नीट एंड क्लीन फाइन डायग्राम बनाओ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में होता है वो होता है डायग्राम बना के फाइंड आउट करना, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी पर हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आया? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आया, standing on the ground from the top of 75 meter height hour. The angle of depression of a car standing on the ground. यहाँ पर ग्राउंड पर पे कोई कार खड़ी है, यही बोल रहा है। ये मैंने थोड़ी सी कार बना दी है, हाँ मतलब इतनी अच्छी नहीं है पर ठीक है, काम चल जाएगा, है ना। From the top of 75 meter high, ये 75 मीटर हाइट का कोई टावर है ना। अब देखो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ, यानी कि इस टॉप से, ये टावर है, इसके टॉप से हम ये कार को देख रहे हैं जो ग्राउंड पे खड़ी है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बोला है आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है हमारा? जब नीचे देखते हैं तो ये मतलब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इससे हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द कार टू द बेस ऑफ टावर, ये मतलब आपको क्या बोल रहा है? ये कार का बेस है और ये टावर का बेस है, ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है? बतानी है कि क्या होगी। ये मैंने रॉ डायग्राम बनाया है,
ठीक है, रो डायग्राम बनाया। अब इस रो डायग्राम से हम हमारा नीट एंड फाइन डायग्राम बनाएंगे। ये रो डायग्राम समझ में आया? अब मेरा फाइन डायग्राम किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये टावर, यहाँ पे कार, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। हमने इसको मान लिया A B C। यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस बतानी है कितनी है, मैंने इस डिस्टेंस को बोल दिया x। मेरे को हाइट ऑफ द टावर कितनी गिवन थी, 75 मीटर, ये गिवन थी, है ना। अब ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से ये एक और जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ बना, ठीक है। अब मुझे पता है, मैंने क्लास 9 में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 30 है, तो मेरा ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, वो एंगल 30 है। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप कैसे कर लो, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, इस तरह से। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करा तो ये x है, तो ये डिस्टेंस भी मेरी क्या होगी, x होगी। ये 75 है, तो मेरा ये भी क्या होगा, 75। ये मेरा थीटा है, ये मेरा एंगल। अब एंगल के सामने मेरा परपेंडिकुलर। अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है, मेरे को गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, यानी कि AB निकालना है मुझे। AB बराबर मैंने मान लिया x। अब मुझे पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट कि tan 30 बराबर, क्यों मैंने 10 किया, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। tan 30 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। BC हमको गिवन है 75, AB हमें निकालना है, दैट इज x। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x बराबर 75√3 मीटर आ गया। क्या हमें यही निकालना था? तो x इज इक्वल टू 75√3 हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 75√3 मीटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उस क्वेश्चन में, डायग्राम बनाना, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन अप होंगे लेवल भी अप होता जाएगा। इन फिगर बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, कौन सी, ये। तो आप इसको कैसे करोगे, लेट द लेंथ ऑफ AB मैंने मान लिया x है, ठीक है, मैंने ऐसे ही मान लिया। अब देखो मेरे पास ये डिस्टेंस दी हुई है। अब देखो मेरे पास इस टॉप से इसका दो एंगल दिए हुए हैं। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम देखो, इन तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप मान लो ट्राइंगल ACD में, क्या बोलो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD में। अब देखो आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको एंगल कितना गिवन है कि tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है, DC, और बेस कितना है, AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, DC की वैल्यू आपको गिवन है 45, और AC की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो आप यहां से क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू 45√3 मीटर, और इसको दे दोगे इक्वेशन 1। हमने किस ट्राइंगल की बात करी अभी, इस ट्राइंगल की। किस ट्राइंगल की बात करी हमने, इस ट्राइंगल की बात करी। क्लियर है? अब हम दोबारा बात करते हैं, अगेन इन ट्राइंगल। अब हम बात करेंगे BCD की, ट्राइंगल BCD। एंगल गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। तो वापस tan 45 इज इक्वल टू DC अपॉन BC। भाई परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही हमारा क्या होता है, 10 होता है। तो tan 45 की वैल्यू हमारी 1 है, DC हमारा 45 है, और BC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आ गई, 45 मीटर। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AB निकालना है। सो वी नो दैट अब AB बराबर हमारा क्या होगा, ये पूरी लेंथ AC। इस पूरी लेंथ में से मैं अगर BC को माइनस कर दूंगी तो क्या मेरी AB निकल जाएगी, इस पूरी लेंथ। AC मेरा कितना है, 45√3, BC मेरा कितना है, 45। इस पूरी इक्वेशन में से 45 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, √3 - 1। तो क्या मेरी AB आ गई, बिल्कुल आ गई। तो मुझे फाइंड लेंथ ऑफ AB निकालना था, तो AB कितना आ गया, 45√3 - 1। देखो कहाँ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 ब्रैकेट √3 - 1। क्लियर हुआ आपको? चलिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जिसको हम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, अ पॉइंट
on a ground is 40 meter away from a foot of tower. ये टावर का फुट है और ये ग्राउंड का कोई पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ये एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर से, ये कितना है 30 डिग्री है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वाटर टैंक. अब वाटर टैंक कहाँ है, देखो यहाँ पे लिखा ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ये टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, कितना गिवन है 45 डिग्री. कितना गिवन है 45 डिग्री. अब आपको क्या निकालना है, ये मैंने रॉ डायग्राम बनाया, अब इससे क्लीन डायग्राम बनाते हैं. मान लीजिए ये हाइट है टावर की AB, ये हाइट है, इसके ऊपर ये टैंक रखा हुआ है, इसकी हाइट है BC. यहां से यानी कि टावर के टॉप से ग्राउंड का पॉइंट जो कि 50 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर, 40 मीटर दूर है यहाँ पे पॉइंट, इसका एंगल आपको कितना दिया हुआ है 30, और टैंक से उसी पॉइंट का एंगल आपको कितना दिया हुआ है 45 डिग्री. ये अपने डायग्राम में. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर मतलब ये AB. तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज, हमने माना AB है ना, और हमने ये हाइट ऑफ टैंक भी मान लिया क्योंकि डेप्थ ऑफ टैंक भी निकालनी है. ये हमारा टैंक है. लेट द डेप्थ ऑफ टैंक इज BC. ये दोनों मैंने लिख लिए. क्लियर. अब सबसे पहले हमारे पास बेस गिवन है और हमें ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है 10 कहलाता है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इन राइट एंगल ट्राइंगल DAB में. DAB में बात करूंगी तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन DA. बेस tan 30 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/√3. AB मुझे फाइंड आउट करना है और DA मेरा है 40. सो यहां से मैं AB निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 40/√3. अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो 40√3/3 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, टावर की हाइट आ जाएगी. क्लियर है. तो टावर की हाइट कितनी आ गई 40√3 मीटर आ गई. क्लियर है. चलो अब मुझे क्या निकालना है टैंक की. अब देखो इन ट्रायंगल DAC, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे. अगेन वही चीज tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब पूरी लाइट क्या हो गई, हमें AC लेना है क्योंकि ये पूरी बात उस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, AC अपॉन DA. क्लियर. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, DA की वैल्यू होती है 40 मीटर. तो यहां से AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40 मीटर, यानी कि इसकी पूरी हाइट कितनी आ गई 40 मीटर आ गई. इसकी हाइट हमने कितनी निकाली थी 40√3/3. मुझे तो टैंक की निकालनी है, सो मुझे टैंक की डेप्थ निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है BC. तो मैं BC बराबर कैसे लिख सकती हूँ, पूरी हाइट में से मैं टावर की हाइट को माइनस कर देती हूँ. पूरी हाइट कितनी है 40 माइनस 40√3/3 ऐसे कर देते हैं. एलसीएम लिया कितना आया 3 एलसीएम आया, तो यहाँ कितना हो गया 120 माइनस 40√3. क्लियर. अब यहाँ से कितना कॉमन आ गया 40 कॉमन आ गया. ठीक है, कितना कॉमन आ गया 40, तो कितना बचेगा 3 माइनस √3/3. सो आप इसको कैसे लिख सकते हो 40/3 3 माइनस √3. ये आपका क्या आ गया, ये आपका डेप्थ ऑफ टावर आ गया. क्या आ गया डेप्थ ऑफ टावर. तो आपको डेप्थ ऑफ टावर निकालनी थी वो भी आ गया, हाइट ऑफ टावर निकालनी थी वो भी आ गया. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करने में. अप्रोच सही होगी तो बहुत ही सिंपल वे से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. क्लियर. चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम. From a point on a ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. अब देखो यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है. अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड. यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर.
यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको टॉप से भी दे रखा है, टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ पॉइंट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर है। ये बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर है। अब ये क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द। अब देखो इसका बॉटम, यहां से ये एंगल किसका, टावर का बॉटम, ये हमारा टावर का क्या होगा, बॉटम होगा। ये टावर है, ये टावर है, तो ये हमारे टावर का बॉटम और ये हमारे टावर का टॉप। ये इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर, ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है, ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है। मैं इसको नाम दे देती हूँ A B C D। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेरी क्या है, 20 मीटर। जहां जहां मैं लिखती जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। हाइट ऑफ बिल्डिंग, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बार बार पढ़ो। हाइट ऑफ बिल्डिंग मेरी कितनी है, AB, ये कितना है, 20 मीटर है। क्लियर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर मेरा क्या है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, तो मेरी ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी है, BC है। क्लियर है। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, R 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बिल्कुल किया है। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, और आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये जो टावर है ना बिल्डिंग के ऊपर, इसकी हाइट आपको बतानी है, यानी कि आपको क्या बताना है, BC बताना है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। कौन से ट्राइंगल की, DAB की। इन ट्राइंगल DAB हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। एंगल कितना बन रहा है, tan 45। मैंने tan ही क्यों लिया, क्योंकि मेरा रेशियो किस किस का है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, AB, बेस मेरा कितना हो गया, DA। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, AB मेरा है 20 और DA मेरा है, ये तो निकालना है, तो DA बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। मतलब अब मेरे को बेस की वैल्यू भी पता चल गई, चल गई। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की, ये पूरे ट्राइंगल की। मैं इसको एक बार चौक से वाइट कर देती हूं। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इस बड़े ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, एन ट्राइंगल DAC की बात करेंगे। एंगल अब कितना फॉर्म हो रहा है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, AC, बेस हमारा वही सेम रहेगा, DA। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AC मेरा कितना है, मुझे फाइंड आउट करना है। DA मेरा कितना है, अभी हमने निकाला था 20, तो मेरी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 मीटर, यानी कि इस पूरी वैल्यू आ गई। अब मुझे तो सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। मतलब मुझे क्या पता है, मुझे BC की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की। तो इस पूरी हाइट में से अगर मैं बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर दूं तो क्या मेरा BC नहीं निकल जाएगा। BC निकालने के लिए इस पूरी हाइट में से हम बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर दे रहे हैं। पूरी हाइट हमारी कितनी निकली, 20 √3 माइनस इसकी हाइट कितनी है, 20। पूरी इक्वेशन में से 20 कॉमन आ गया तो कितना बचा, √3 - 1। आ गया आंसर, BC निकालना था हमें। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर ऊपर लिख देती हूं मैं या नीचे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर। आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्लियर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको आने लग गए होंगे क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग from the foot of tower is 60 degree and the angle of elevation top of the tower, the foot of the building is 60 degree.
इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन अभी हमने जैसा किया है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। देखो अब हम करते हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो बिल्डिंग है, एक क्या है, टावर है। तो मैंने बनाई है बिल्डिंग, ये मान लो बिल्डिंग है। अब आपको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ये दो एंगल आपको दिए हुए हैं, ये दो एंगल आपको क्या करे हुए हैं? दिए हुए हैं। क्लियर? इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर हाइट, अब देखो हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपको टावर की हाइट दे रखी तो आपको किसकी हाइट निकालनी है? बिल्डिंग की। तो मान लीजिए ये टावर 50 मीटर का है तो बिल्डिंग उससे बड़ी होगी, तो ये इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ये 30 और ये 60। ठीक है, अब आपको क्या निकाल? फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, जो मैंने मान ली कैपिटल H। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ये मेरा हो गया A, ये मेरा हो गया B, ये मेरा हो गया C, ये मेरा हो गया D। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाइट ऑफ टावर, आपको कितनी दी हुई है? 50 मीटर। क्लियर? हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको कितना है? कैपिटल H। ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये डिस्टेंस भी नहीं पता, ये बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग हमने कितनी मान ली? X मान ली। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हाइट गिवन है और ये बेस एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में। कौन से ट्रायंगल की बात करें? ए बी डी में। थीटा इधर है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस किस का होता है? परपेंडिकुलर और बेस 10 का। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा AD, बेस हो गया हमारा AB। 10 60 की वैल्यू होती है √3। AD हमारा कितना है? 50 मीटर और AB हमारा है X। हमें X की वैल्यू निकालनी है तो 50 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो कितना आ जाएगा? X इज इक्वल टू 50/3 अपॉन √3 मीटर। ये हमारे आ गई बेस। कितना आ गया? 50/3 √3। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में। अभी हमने बात करी थी ABD की, है ना, ABC में। अब हमारा एंगल कहाँ है? यहाँ है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। तो tan 30 बराबर BC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर? एंड अभी हमने निकाला ये AB हमारा X। 1 अपॉन √3 कैपिटल H। X हमारा क्या है? 50 √3 अपॉन 3, तो ये ऊपर चला गया। क्लियर हुआ? अब हमें H निकालना है, तो अब हमें कैपिटल H निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 50 √3 अपॉन √3 इंटू 3, ऐसे करेंगे। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा? 50/3 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई? 50/3। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, अब इसको आप डिवाइड करके देख लो, 50/3 कितनी बार होगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16.6 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 16.6 समथिंग। तो आपको क्या निकालनी थी? हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी। तो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी? 16.6 मीटर होगी। तो इस तरह से आपको जो डायग्राम्स दिखेंगे ना वो सिमिलर दिखेंगे। आप रॉ डायग्राम बनाइए, फिर उससे फाइन डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत एनफ लगते हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमें करना क्या है। 3 रूल्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट रूल, क्वेश्चंस को शांति से अच्छे से पढ़िए।
एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, रॉ डायग्राम बनाइए, फाइन डायग्राम बनाइए और उसके बाद ये देखिए आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, बस फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।